आई थिंक ये वीडियो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना मेरे अलावा इंटरनेट के ऊपर कोई बना भी नहीं सकता, क्योंकि मैं इंडियन एथलीट्स को आउट ऑफ सिंपैथी रिस्पेक्ट नहीं करता हूं। तुमने सोशल मीडिया के ऊपर एक डिबेट सुनी होगी कि यार देखो एलविश यादव कितना फेमस है, भाई ये तो सिर्फ बिग बॉस जीत के आया था। या फिर देखो यार ये नेपो किड्स कितने फेमस है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जन्म लिया एक ऐसे परिवार के अंदर जिसके अंदर इनको फेम बाय गिफ्ट मिला। और दूसरी तरफ एक ऐसा प्लेयर जो अपनी 8-10 साल की जिंदगी लगा देते हैं गोल्ड मेडल लाने के लिए, और उसके बाद दुनिया उसको जानती भी नहीं है। और इस चीज को हम लोग एक अनफेयर इकोसिस्टम की तरह ट्रीट करते हैं कि भैया ये देखो इसको तो कोई इज्जत नहीं मिल रही है। बट अगर प्रैक्टिकली देखें और ब्लेम गेम को हटा देना तो लाइफ के अंदर जो भी होता है ना उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। अभी कुछ टाइम पहले इंडियन क्रिकेट वुमेन टीम्स वर्ल्ड कप जीती थी, और हर इन्फ्लुएंसर ने स्टोरी तो ऐसे लगा रखी थी जैसे उन्होंने पूरी की पूरी सीरीज देखी हो। जिस दिन वर्ल्ड कप जीता गया ना उससे अगले दिन तो मुझे पता चला कि अच्छा वर्ल्ड कप भी हो रहा था। और 99% लोगों के साथ यही था, क्योंकि अगर सभी लोग सीरीज को फॉलो कर रहे होते तो वॉचिंग भी आ रही होती। पहले हम लोग उनको सीरियसली देखते नहीं है क्योंकि हमारा इंटरेस्ट नहीं है, और बाद में उनको ऐसे रिस्पेक्ट दी जाती है कि भैया हमने तो आपको बाय बर्थ फॉलो किया है, हमको पता है आपने लाइफ में कितना स्ट्रगल कर रखा है। और ये सारा का सारा माइंडसेट पता है कहां से आता है? आउट ऑफ सिंपैथी। नीरज गोयल ने ओलंपिक के अंदर जेवलिन थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल जीता था, काफी बड़े बड़े लोग उसके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोगों में उत्साह आया हुआ है कि भैया हम लोग जीत गए, बहुत बढ़िया किया। बट 90% लोगों को उसी दिन पता चला था कि अच्छा ये भाला फेंकने वाला भी कोई गेम होता है, और उसके अंदर हमारे देश का बंदा खेलने भी गया और जीत भी गया। फिर हम लोग उसको देंगे 2.5 से 3 महीने का फेम, जिसके अंदर हम उसको चढ़ा के रखेंगे, एक अनरियल एक्सपेक्टेशन उसके माइंड में डाल देंगे, और उसके बाद एकदम से उसको भूल जाएंगे। और इसके अंदर सच बताओ ना तो गलतियां हमारे साथ साथ एथलीट्स की भी है। तुम्हें याद है कि शाहरुख खान ने एक बार एक इंटरव्यू के अंदर बोला था कि भैया अगर तुम लोग फिलोसोफर बनना चाहते हो ना तो पहले अमीर बनो। But I tell everyone, don't become a philosopher before you're rich. मेरा ये कहना है कि भैया अगर तुम लोग एक स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हो या फिर एक प्लेयर बनना चाहते हो उससे पहले अमीर बनो। क्योंकि अगर मैं तुम लोगों को सच बताऊं तो मेरे देश के अंदर स्पोर्ट्स की कोई खास इज्जत है नहीं, स्पेशली अगर तुम लोग क्रिकेट को छोड़ दो और क्रिकेट के अंदर भी कुछ स्पेसिफिक प्लेयर्स को छोड़ दो। और हम लोग जब कंपेयर करते हैं कि भैया एलविश यादव या फिर रजत दलाल को ज्यादा फेम मिल रहा है एज कम्पेयर टू नीरज गोयल या फिर कोई भी और स्पोर्ट्समैन, तो वो ना एक बहुत ही अनफेयर कंपैरिजन है। क्योंकि एलविश यादव या फिर किसी भी और इन्फ्लुएंसर ने या फिर मैंने भी, हमने जब से अपना सोशल मीडिया के ऊपर करियर शुरू किया ना तब से हम लोग एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं, और वो है तुम लोगों की अटेंशन। ऐसी चीजें बना रहे हैं जिससे तुम लोग हमें पसंद करो, तुम लोग हमें ग्रो होता हुआ देखते हो, तुम लोग हमारे साथ कनेक्ट करते हो, और इन सारी चीजों के बाद जो बाय प्रोडक्ट निकलता है ना उसके अंदर तुम लोग हमें पसंद करना शुरू करते हो। बट एक ऐसा बंदा जो रातों रात निकल के आया कि भैया इसने मेडल जीता हो, इसको फेम मिलना चाहिए, इसको अभी सारे के सारे मिलकर फेम दो, आप लोग इनिशियली उसको फेम दे देते हो, ये चीज कंसीडर करते हो कि भैया इसने भी 8-10 साल तो मेहनत करी ही होगी। बट क्योंकि आप लोग उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हो ना तो आप लोग उनको बहुत लंबे टाइम तक फॉलो नहीं कर पाते। और इन एथलीट्स के साथ ना एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कभी ये लोग जीत भी जाते हैं ना तो आगे बोलते हैं बॉयज प्लेड वेल, क्योंकि उससे आगे इंग्लिश के अंदर कुछ आता नहीं है ना। एंड इसका मेन रीजन होता है कि इन्होंने मैक्सिमम फोकस अपना गेम के ऊपर दिया, अपनी लैंग्वेज को सुधारने में नहीं, क्योंकि उसके लिए अलग से एक एक्सपेंसिव क्लास लेना सबके बस की नहीं होती। और इसी जगह पे सुपरनोवा एआई तुम्हारे काम आए। सुपरनोवा एआई बेसिकली तुम्हारा 24/7 इंग्लिश बोलने का एक दोस्त समझो। ये आप लोगों से हिंदी के अंदर बात करके आपकी रियल टाइम के अंदर गलतियां सुधारता भी है। मतलब अगर तुम लोग इसको बोलो आई डजंट नो हाउ टू स्पीकिंग इंग्लिश राइटली तो ये तुरंत तुम्हें बोल देगा। आपको इस सेंटेंस को करेक्ट इंग्लिश में बोलने में हेल्प करूंगी। आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली। क्या आपको ये समझ में आया? बिना कोई जज किए, बिल्कुल किसी एक दोस्त की तरह। और इसको IITians ने स्पेशली इंडिया के लिए बनाया। सुपरनोवा का एआई मॉडल इस तरह से ट्रेन किया गया जैसे तुमको एक रियल टीचर पढ़ा रहा हो। इनकी ऐप को ज्वाइन करने से पहले आपका एक एआई इंग्लिश लेवल टेस्ट होता है, फिर उसके बेसिस के ऊपर तुम्हारे लिए कस्टम प्लान बनाया जाता है, और इसके साथ साथ तुम लोगों को गेम की तरह सिखाते हैं जिससे तुम्हें ये चीजें बोरिंग ना लगे, और इंग्लिश के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी भी इंप्रूव कर सको, और वो भी अनलिमिटेड स्पीकिंग प्रैक्टिस के साथ। अभी इनका कोई स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जिसके अंदर अगर तुम लोग मेरे लिंक से ज्वाइन करोगे तो तुम लोगों को 3 महीने का प्लान सिर्फ और सिर्फ 799 में मिल जाएगा। ये बाकी सारी क्लासेस से बहुत ज्यादा सस्ता है। तो टाइम वेस्ट मत करो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा, जाओ जाके चेकआउट करो। और हम लोग वीडियो के ऊपर वापस चलते हैं। और इसके अंदर गलती तुम्हारी भी नहीं है, कुछ बहुत एथलीट्स की भी है कि भैया आप लोग एक्सपेक्ट ही क्यों कर रहे हो कि सामने वाला बंदा आपको थोड़ी सी रिस्पेक्ट देगा। क्योंकि जब आप गेम खेलने जा रहे हो आप इंडिया के लिए नहीं खेलने जा रहे, आप अपने खुद के लिए खेलने जा रहे हो। और तुम्हें स्टेटमेंट थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा कि यार क्या फालतू बात कर रहा है। याद है मैंने बोला था कि ये वीडियो मेरे अलावा और कोई बना नहीं सकता, क्योंकि भैया मैं भी एथलीट था। मैं डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट के अंदर राइफल शूटिंग खेल रखी है, नेशनल तक मैंने पिस्टल शूटिंग खेल रखी है। और नेशनल तक जाने के बाद मुझे समझ आ गया था भैया बहुत गंदा दलदल है, इससे जितनी जल्दी जितना दूर हो सके भाग लो बस। और उसका ये रीजन नहीं है कि भैया ये स्पोर्ट्स बहुत गंदा है, या फिर ये भी रीजन नहीं है कि भैया पिस्टल शूटिंग बहुत गंदी है। उसका रीजन ये है कि इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स का कोई फ्यूचर नहीं है। और उस चीज का एग्जांपल देते हुए मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। तुम लोग अगर ट्रेन कर रहे हो खुद को तो तुम्हें कम से कम 10 साल ट्रेन करना पड़ेगा कोई भी मेडल तक पहुंचने के लिए। अब उसके बाद जब तुम लोग खुद को 10 साल ट्रेन कर रहे हो ना तो उसके बाद जब तुम जीत के आओगे तो 50% चांस है कि तुम्हारी गवर्नमेंट तुम्हें कोई भी अवार्ड देगी। उसके बाद 50% चांस है कि आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट अवार्ड मिलेगा, और उसके बाद एक और चांस मिलेगा आपको कि भैया आप लोग दोबारा गोल्ड मेडल जीतो। धीरे धीरे इसको ब्रेक करते हैं, पर सबसे पहले एक एग्जांपल देखते चलते हैं। एक लड़की है जिसका नाम है पुष्पा, और वो एक्चुअल में अभी वेजिटेबल सेल करती है, और उसने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीत रखा है पैरा ओलंपिक के अंदर।
रेसलिंग के बारे में सुना तो विनीता फोगाट के बारे में भी सुना होगा। विनीता फोगाट को सड़क पे घिसाड़ दिया गया था पुलिस के द्वारा। और क्यों? क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर प्रोटेस्ट कर रही थी जो थोड़ी बहुत पॉलिटिकल है, और मैं उसको इस वीडियो के अंदर ऐड नहीं करना चाहता। बस मैं एक फ्रेमवर्क डिजाइन कर रहा हूँ कि अगर आप लोग ओलंपिक मेडल जीत के भी आ जाते हैं तो आपको बदले में आउटकम्स क्या क्या मिलते हैं। अभी ये पॉइंट ऑफ व्यू देखो कि कोई भी बंदा स्पोर्ट्स को ज्वाइन क्यों करता है। सबसे पहले अगर आप लोग क्रिकेट के बारे में बात करें तो आपको क्रिकेट का इंटरेस्ट बहुत होता है। आप लोग ये देखते हो कि आपने अपने आइडल्स देख रखे हैं, सचिन, विराट कोहली, और आप लोग उनके जैसा बनना चाहते हो। आपको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, आप लोग एक एकेडमी को ज्वाइन कर लेते हो, उसके अंदर पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलते हो, फिर स्टेट पे खेलते हो, फिर नेशनल, फिर आईपीएल, फिर इंटरनेशनल, राइट। और जब आप ये सारी स्टेप्स के ऊपर चलते रहते हो तो उसके अंदर खर्चे भी होते हैं, जिसके ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे, वो भी मेरा पर्सनल एग्जांपल लेके। और आगे बढ़ने से पहले ना तुम्हें एक रियलिटी चेक भी दे देता हूं। अगर तुम लोगों ने 3 से 4 साल लगातार प्रैक्टिस करी है, एक होता है कितने लोगों ने क्रिकेट एकेडमी को ज्वाइन किया, और दूसरा होता है कि कितने लोगों ने 4 से 5 साल नॉन स्टॉप प्रैक्टिस करी है। उन प्रैक्टिस किए हुए लोगों के अंदर आपके आईपीएल खेलने के चांसेस है 0.01%। और अगर आप लोग इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर सिलेक्ट होना चाहते हैं तो उसके चांसेस है 0.001%। सच बताओ, इससे बढ़िया सट्टा लगा लो, 50-50% चांस आएंगे। और क्योंकि मैं स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर रह चुका हूं ना, मैं लोगों का माइंडसेट तुम्हें बताता हूं। जब तक आप लोग नेशनल खेलते हो ना, तब तक आप लोग खुद के लिए खेलते हो। मतलब जब भी आप खेलना शुरू करते हो किसी भी स्पोर्ट को ना, तब आप लोग खुद के लिए खेलना शुरू करते हो, क्योंकि आपको होता है कि आपको खुद के हालात बदलने, और आपको बदले में दिख रहा होता है एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। क्योंकि अगर आप लोग कोई भी ओलंपिक मेडल ले आते हो या फिर कोई और गेम का मेडल ले आते हो तो गवर्नमेंट आपको काफी चीजें ऑफर करती है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट जब आप लोग नेशनल खेल लेते हो, 1-2 मेडल जीत लेते हो, उसके बाद जब आप खेलना शुरू करते हो ना, तब आप कंट्री के लिए खेलना शुरू करते हो। क्योंकि तब तक जो आपकी पर्सनल पैसे की भूख होती है ना, वो मर चुकी होती है, आपको इनफ पैसा मिल चुका हो। तो अगर मैं बात करूं आगे वर्ल्ड कप हो रहा है और विराट कोहली किसके लिए खेलेगा, देश के लिए खेलेगा या फिर खुद के लिए खेलेगा, तो मोस्टली शायद वो देश के लिए खेलेगा। पर अगर उसका पहला या दूसरा मैच है तो वो खुद के लिए खेलेगा, चाहे वो किसी भी कंट्री से फाइट कर रहा हो, चाहे वो पाकिस्तान भी हो। उसका होगा यार मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए जिससे मैं अगले मैच के अंदर सिलेक्ट हूं। और ये माइंडसेट सिर्फ मेरा नहीं था, जब मैं प्रैक्टिस भी कर रहा था ना, मोस्टली हर किसी का यही माइंडसेट होता है। लोग कोशिश करते हैं लाइफ के अंदर कुछ अच्छा करने की, कुछ लोगों को फेम चाहिए होता है तो वो स्पोर्ट्स के अंदर जाते हैं, कुछ लोगों को फेम नहीं चाहिए होता, पैसा चाहिए होता है, वो स्पोर्ट्स के अंदर जाते हैं, और कुछ को लगता है भैया एक इजी रूट है। इजी रूट किस चीज का, कि भैया अगर आप लोग एक बार कोई भी मेडल जीत के आगे ओलंपिक्स का, तो आपको 1 से 2 करोड़ देती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट। अभी ये अमाउंट 20 से 50 लाख भी हो सकता है, और हो सकता है आपको ना भी मिले, डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट से हो, आसाम से हो, हरियाणा से हो, पंजाब से, और वहां की गवर्नमेंट कौन सी, और वो आपको देना चाहती है फिर नहीं देना चाहती। दूसरा आ जाता है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी आपको थोड़ा बहुत पैकेज देती है, पर आपका स्टेट गवर्नमेंट आपको ज्यादा मनी देता है। सेकंड नंबर पे आ जाता है कि भैया अगर आप लोग कुछ भी जीत के आए हो तो कोई बड़ी कंपनी ने आपको रिकॉग्नाइज किया या फिर नहीं किया। फॉर एन एग्जांपल, जैसे पुष्पा जीत के आई थी, उसको लोगों ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो ना ही उसको कोई ब्रांड्स मिले, ना ही उसको कोई गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया, तो आज की डेट में वो वेली बैठ के सिर्फ सब्जियां बेच रही है। पर दूसरी तरफ अगर तुम लोग मन्नू भाकड़ को देखोगे तो उसको लोगों ने रिकॉग्नाइज किया था क्योंकि वो सुंदर बहुत दिखती है। अब वो अच्छा खेलती है और मेडल जीत के आई है, इसलिए रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, क्योंकि भैया मेडल भी जीते और सुंदर भी है, तो चलो याद रखते हैं थोड़े लंबे टाइम तक। और जो ब्रांड्स होती है ना, वो इन्हीं चीजों के ऊपर बैठ लेती है कि ठीक है यार, ये जो फेस है थोड़े लंबे टाइम तक वेल नोन रहेगा, इसको थोड़े से पैसे देते हैं और इससे ऐड करवा लेते हैं। और अगर ऐसे ब्रांड्स आते हैं तो ये आपकी सोर्स ऑफ इनकम बनते हैं, आप इनके ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हो और ये लोग आपको रेकरिंग रेवेन्यू देते रहते हैं। और तीसरा जो गवर्नमेंट 70 to 80% आपको ऑफर करती है, स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज गवर्नमेंट जॉब। आपको कोई भी ऐसी गवर्नमेंट जॉब ऑफर कर दी जाती है जिसके अंदर आपको एक्चुअल में कोई भी स्किल की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती और आप लोग वहां पे सरकारी काम करके अपना पेट भर सकते हो। ना ही आपको उसके लिए कोई एग्जाम पास करने पड़ेंगे और ना ही कोई भी अलग से रिक्वायरमेंट होगी, आपको स्पोर्ट्स बेसिस के ऊपर उस जॉब के अंदर रखा जाएगा। और ये जो 3-4 चीजें मैंने बताई, ये है आपके सारे के सारे रिवॉर्ड्स कि भैया अगर आप लोग जीत लेते हो तो आपको ये चीजें मिल सकती है, जिसके चांसेस है 0.001 समथिंग के आसपास। पर दूसरी तरफ क्या सरकार को फर्क पड़ता है अगर आप जीत के आओगे तो? जवाब भी आगे देखेंगे। पर क्या सरकार आपकी जीत के ऊपर एफर्ट लगा रही है? हमारे इंडियन प्लेयर्स को ट्रेन करने के लिए जो टोटल बजट है इस साल का, वो है 3,490 करोड़ रुपए। और हमारे पास वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, उसके बाद हमारी पूरी पॉपुलेशन को ट्रेन करने के लिए 3,790 करोड़ का बजट है। चाइना की पॉपुलेशन हमसे थोड़ी सी कम है, उनका बजट पता है कितना है? 32,000 करोड़ रुपए। 3,000 करोड़ कहां पे? 32,000 करोड़ रुपए। हमारी गवर्नमेंट पर पर्सन पे 24 रुपए खर्च करती है उनको ट्रेन करने के लिए। समझ रहे हो तुम? 24 रुपए। मैं बोल रहा था ना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्यों है। मैंने भी स्पोर्ट्स खेला भैया, मैंने छोड़ा है। इंडिया के अंदर अगर आप लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हो और स्पोर्ट्स के अंदर कुछ करना चाहते हो, भैया किस्मत है। और किस्मत से भी ज्यादा आप लोग कितना झेल सकते हो, ये चीज है। सरकार आपको घंटा साथ नहीं देने वाली, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट कर लो, स्टेट कर लो या नेशनल कर लो। अभी मैं कौन सा स्पोर्ट्स करता था? मैं सबसे पहले राइफल शूटिंग करता था। अभी मैं तुम लोगों को मेरे महीने के खर्चे बताता हूँ, और ये जो खर्चे नहीं 7 से 8 साल पुराने, और ये जो खर्चे नहीं छोटे शहर और बड़े शहर के अकॉर्डिंग वेरी भी कर सकती है। सबसे पहले आप लोग राइफल शूटिंग कर रहे हो तो आपको राइफल चाहिए होगी। उस टाइम पे राइफल कॉस्ट करती थी 2,25,000 से लेके 2.5 लाख के बीच। अभी राइफल की कॉस्ट एस्टिमेटेडली होगी 3-3.5 के आसपास, मैं गेस कर रहा हूँ, तुम लोग गूगल कर सकते हो। और ये राइफल आपको तब चाहिए होगी जब आपको गेम खेलना शुरू करना है। अगर आपके पास आपकी खुद की राइफल नहीं है तो आप अपनी रेंज की राइफल को एक बार यूज कर सकते हो, पर आपका उसके ऊपर हाथ नहीं सेट बैठेगा। अभी
अभी रेंज क्या होती है, जैसे क्रिकेट को ग्राउंड में खेला जाता है ना, तो जो इंडोर स्पोर्ट होता है ना, ये इसको रेंज में खेला जाता है। रेंज क्या होगा कि सामने एक टारगेट होगा, 10 मीटर का मैं स्पोर्ट खेलता था और उसके अंदर हमको एक राइफल दी जाएगी जिसके अंदर हमको एक टारगेट को सेट करके स्कोर करना होता है। और यहाँ पे जो रेंज के अंदर प्रैक्टिस हो रही होती है, इसकी फीस होती है पर मंथ की कोच के साथ 2500 से लेके 7500 के बीच। 2500 रुपए उस टाइम पे थे जब मैं करता होता था, अभी 5-6 हजार रुपए एवरेज हो गया होगा। इसके बाद अगर आप लोग राइफल शूटिंग कर रहे हो तो आपको एक किट चाहिए होगी। नाउ किट के अंदर पता क्या होता है, इनके स्पेशल टाइप के शूज होते हैं जिससे आपकी ग्रिप मजबूत होती है और उस टाइम पे वो आते थे कोई 5 से 7 हजार। अभी की डेट में 8 से 10 हजार के आसपास आ रहे होंगे और उसकी जो लाइफ होती है ना वो 1 से 1.5 साल होती है, आपको उसके बाद दोबारा लेनी पड़ेगी। सेम ऐसे उनके कपड़े आते हैं जिसके अंदर जो पैंट्स होती है वो आपको 8 से 10 हजार कॉस्ट करेगी, जो ऊपर की जैकेट होगी वो 12 से 15 हजार कॉस्ट करेगी और जो ग्लव्स होंगे वो 3-4 हजार। और मैं कोई ब्रांडेड आइटम्स के प्राइस नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बेसिक लाइन के प्राइस बता रहा हूँ। ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा चीप ना और थोड़ा बहुत डिसेंट लंबा चल भी जाए। और ये जो आपकी पूरी कॉस्ट्यूम के खर्चे है, इसके अंदर ग्लव सबसे ज्यादा डैमेज होते हैं तो आपको शायद हर 6 या 8 महीने के अंदर बदलने पड़ेंगे, बट बाकी जो कॉस्ट्यूम है वो 1.5 साल के बाद आपको हर बार रीन्यू करनी पड़ेगी और आपको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड क्योंकि आप लोग स्पोर्ट्स के अंदर तो आपको डाइट लेनी पड़ेगी, तो आप लोग जो नॉर्मल खाना खाते हो वो तो कॉस्ट आपकी लाइफ के अंदर है ही। 8 से 10 हजार रुपए की आपकी डाइट जो होती है वो एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, जिसके अंदर आपके प्रोटीन्स आ जाते हैं, कुछ अलग अलग तरह की वेजिटेबल फ्रूट्स आ जाते हैं और आपको एक्स्ट्रा चीजें खानी पड़ती है। देन जो राइफल होती है ना वो गैस से चलती होती है, उसके अंदर CO2 या कोई गैस डलती होती थी, उसकी कॉस्ट भी महीने की 600 से 800 रुपए के आसपास लगती थी और उतनी होगी अभी भी। अभी आ जाते हैं सबसे मेन चीज के ऊपर। सबसे ज्यादा मेन चीज होती है दैट इज बुलेट्स। जब आप राइफल शूटिंग कर रहे हो तो आप शूट क्या कर रहे हो, बुलेट्स कर रहे हो। अभी आपको ना पर बुलेट की कॉस्ट देनी पड़ती है और जो पर बुलेट की कॉस्ट होती है समवेयर अराउंड उस टाइम पे 2.5 रुपए के आसपास थी। आपको 1.5 रुपए की बुलेट्स मिल जाती होती थी, पर ना उसके ऊपर कार्बन आ जाता था, जिससे क्या होता था आपकी जो राइफल होती है ना उसकी लाइफ कम हो जाती है। तो आपको ना 2 से 2.5 रुपए वाली बुलेट्स खरीदनी पड़ती थी, जिससे आपकी जो राइफल होती है ना उसकी लाइफ थोड़ी लंबी रहे। तो एक डिब्बी आती थी जिसके अंदर 250 बुलेट्स होती थी और वो हमको कॉस्ट करती थी अराउंड 600 या 700 के आसपास, और अभी भी सेम प्राइस के आसपास ही हो। तो अगर आप लोग अच्छे लेवल पे स्पेंड कर रहे हो और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आपका महीने का बजट 40 से 50 हजार मिनिमम है। बट अगर आप लोग कॉस्ट काट रहे हो, मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हो, तो आपको सिर्फ ट्रेनिंग करने के लिए ना 25 से 30 हजार रुपए महीने का देना ही देना पड़ेगा, आप कुछ भी बिगाड़। और अगर आपके इससे कम पैसे लग रहे हैं ना राइफल शूटिंग के अंदर, तो आप लोग सेक्रीफाइस कर रहे हो। सेक्रीफाइस क्या कर रहे हो, आप लोग उतनी बुलेट्स फायर नहीं कर रहे शायद जितनी करनी चाहिए, क्योंकि एक रूटीन होती है जिसके अंदर हम लोग एक डब्बी बुलेट चला देते थे। जब भी कॉम्पिटिशन होता ना तो आपको 60 राउंड फायर करने होते हैं। अभी 60 राउंड फायर करने के लिए आपको सेंटर में मारना जितना हो सके, उसके लिए आपको अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करनी। 4 घंटे की ऑलमोस्ट ट्रेनिंग होती थी, जिसके अंदर 1 घंटा प्लैंक्स वगैरह होते थे, 1 घंटा हम होल्ड करते थे, 2 घंटा फायर करते थे, 2 घंटे में एक डब्बी निपट जाती थी। तो 600 से 700 की गोली आप लोग डेली फायर कर रहे हो। अभी जैसे मैंने बताया था कि हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देख लेते हैं। हमको रिवॉर्ड क्या मिलने वाले थे वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अभी रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। हमारी पिछली कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग किट की चार्जेस नहीं लगाते, हम लोग राइफल के जो वन टाइम कॉस्ट है वो भी नहीं लगाते। प्लस में जब आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हो ना, आपको हर 3 से 4 महीने के अंदर ना कोई टूर्नामेंट खेलने जाना होता है। अभी चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल हो, आपको आपकी जेब से पैसे देने हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स बोल रहा हूँ तो तुम्हें लग रहा होगा शायद 50 to 60%, नहीं 95 या 97%। अगर इंटरनेशनल मैच है तो आपको लोन लेना होगा, फिर आप जाके खुद से मैच खेल के आओगे। कुछ बना जीत गए तो सरकार आपको रिकॉग्नाइज करेगी, नहीं तो खाली करो जगह। तो ये जो ट्रैवल हो गया, जब आप लोग अलग अलग जगह पे जाके कंपटीशन लड़के आते हो, अलग अलग जगह पे कोच हायर करते हो, ट्रैवल करते हो सबके साथ, उसकी कॉस्ट अलग है। और अगर ये सारी चीजें हटा भी दो ना और सिर्फ ये चीज अज्यूम कर लो कि भैया हम लोग तो 30 हजार रुपए हर महीने स्पेंड करते हैं, हमारे कितने पैसे लग जाएंगे। और हम लोग ये भी अज्यूम करते हैं कि जो 10-10 साल की ट्रेनिंग है ना आप 6 साल के अंदर निपटा और उसके बाद एंड के अंदर एक गोल्ड मेडल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जिससे आपको रिकॉग्नाइज किया जाए। तो 30 हजार रुपए मंथली के अकॉर्डिंग आप लोग 25 लाख रुपए तो फूक दोगे, जिसके अंदर मैंने हर साल की 6% की इन्फ्लेशन लिया अगले 6 सालों तक। और 25 लाख रुपए उधार लेके फूकने के बाद आपके जीतने के चांसेस है 0.01%। एंड जब भी लोग स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं ना, लोग इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करते। मैंने कर लिया था बहुत टाइम, मैंने राइफल शूटिंग से शुरू किया था, मैं ज्यादा खेल नहीं पाया क्योंकि उसके गियर्स बहुत महंगे थे, तो मैंने पिस्टल शूटिंग के अंदर कन्वर्ट कर लिया खुद को। यार चलो पिस्टल है वो 1.5 लाख के आसपास की आती है, उसके लिए कोई गियर्स भी नहीं चाहिए होंगे, बाकी कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम ही होती है, पर ये चीजें थोड़ी सी बच जाएंगी। बट फिर मैंने कुछ ऐसे लोगों को देख लिया जो मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे, नेशनल खेल रहे थे और 8-8, 10-10 सालों से खेले ही जा रहे थे। हर बार ऐसे बोलते थे यार बस मैं 2 नंबर से चूक गया भाई, बस मैं 1 नंबर से चूक गया, मेरी लाइफ बन जाती। और पिछले 5 साल से चूक रहे थे यार। वहां जाके नहीं होती है प्रैक्टिस। जब आप एक क्लोज एनवायरनमेंट में लोकल एरिया के अंदर प्रैक्टिस करते हो ना, आप लोग मार देते हो अच्छा स्कोर। जब आप एक बड़े ग्राउंड के अंदर जाते हो खेलने, जब आप दिल्ली के अंदर कंपटीशन करने जाते हो स्टेट या नेशनल लेवल का, तब आपसे नहीं होता। फिर पता क्या करना होता है, फिर ना आप लोग 15-15 दिन जाके वहां पे प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि कई लोग तो वहीं ही प्रैक्टिस कर रहे हैं जो जीत रहे हैं। जो आपका कॉम्पिटिशन है वो काफी अमीर है और वहां पे प्रैक्टिस करके जीते जा रहे हैं। तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग 15 दिनों के लिए सामान उठाते हो और दिल्ली चले जाते हो और वहां पे ना पर आवर का स्लॉट बुक
करके प्रैक्टिस करते हो, और वो 15 दिन आपको प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम कॉस्ट करते हैं 70 से 80 हजार रुपए, क्योंकि आपको जो पर आवर का दिल्ली की रेंज के अंदर अगर स्लॉट चाहिए तो आपको 500 से 600 रुपए का मिलता था तब। और जब भी एक मिडिल क्लास आदमी ये चीजें कर रहा होता है ना भाई, वो पैसे के अंदर रह जाता है। वो वहां पे जाता है, वो देखता रहता है कि भैया मैं ना 2 घंटे की जगह ना 1 घंटा प्रैक्टिस कर लेता हूँ, थोड़े से पैसे बच जाएंगे, क्योंकि घर वालों के ऊपर लोड नहीं देना। और उस टाइम पे ना ये दिमाग ये नहीं सोच रहा होता कि भैया थोड़े से पैसे यहाँ पे ज्यादा दे ले, ज्यादा प्रैक्टिस कर ले, जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। पर फाइनेंस इतने स्ट्रॉन्ग होते नहीं, गवर्नमेंट हमको सपोर्ट करती नहीं, लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया 140 करोड़ की आबादी है, आप लोग तो मेडल ही नहीं लेके आ रहे। और अगर कुछ लोग लेके भी आ जाते हैं, गवर्नमेंट उनको रिकॉग्नाइज करती नहीं, क्योंकि उसके अंदर पीछे लोग नहीं है ना। हर चीज के अंदर अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना, इकोनॉमिक्स लगाओ। जेवलिन थ्रो अभी की डेट में थोड़ा बहुत फेमस हो गया नीरज गोयल की वजह से, पहले कितना था? वुमेन्स क्रिकेट लीग हो गया, या फिर आपका दूसरा हो गया पिस्टल शूटिंग हो गया। कौन कौन लोग देखते हैं एक्चुअल के अंदर ओलंपिक्स में पिस्टल शूटिंग इंडिया से? अगर नहीं देखते तो इंडियंस को क्यों पैसे मिलेंगे? स्पोर्ट्स तुम्हारे लिए एक आर्ट है, तुम लोग दुनिया में सबसे अच्छा खेलते हो, ये तुम्हारी अचीवमेंट है। ब्रांड्स को, सरकार को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, नंबर ऑफ पीपल। अगर तुम लोग विराट कोहली और तुम लोग 4 छक्के मार के आ रहे हो ना, मोदी जी तुम्हारे साथ ऐसे हाथ मिला के फोटो खिंचाएंगे। क्यों खिंचवाएंगे? क्योंकि विराट कोहली को 250 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। तुम्हारे फॉलोवर से 20,000 है भाई। और तुम्हारे 20,000 फॉलोवर्स क्यों है? क्योंकि तुमने एक ऐसा गेम चूज किया है जिसको इंडिया के अंदर पॉपुलर ही नहीं किया गया। तुम्हें लगा कि इसके अंदर कम कंपटीशन है तो तुमने परस्यू किया, या फिर तुम्हें लगा कि मेरे को देश को प्राउड फील करवाना है, भैया मैं तो इसी गेम को खेलूंगा, तो आप वही करो। फिर आप मत एक्सपेक्ट करो सरकार से, आप मत एक्सपेक्ट करो लोगों से कि भैया वो कल को आपको आगे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो नहीं करेंगे। मैं भी तुम लोगों की जगह रहा हूं, मैं भी ये चीज देख के आया हूं, और मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक आप लोग ब्लेम करते रहते हो ना, आप और पीछे जाते रहते। सिस्टम को समझो और उस लूप से बाहर निकलो। इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम इतना ट्रैश है ना, उसके बाद भी करोड़ों लोग हर साल ट्राई करते हैं, और उसके बाद एंड में उनका बनता पता है क्या? घंटा कुछ नहीं। 80 से 85% लोग फेल होके कुछ भी नहीं करते लाइफ में। 10 साल अपना एक चीज के अंदर झोंकते हैं, उसके बाद एक छोटा सा बिजनेस रेडी खोल के बैठ जाते हैं। बच्चों 10 से 12% लोग क्या करते हैं? कोच बन जाते हैं और आने वाली पीढ़ी को ट्रेन करते हैं, उस पीढ़ी को जो दोबारा फेल होने वाली है या फिर कोच बनने वाली है। एंड ये वीडियो मैं तुम्हें डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बना रहा। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद एक ऐसा बंदा बैक स्टेप कर ले जो नीरज गोयल बनने वाला, और मुझे पर्सनली उस चीज से कोई भी दिक्कत नहीं है, कर लो भाई बैक स्टेप। बट इस वीडियो का एजेंडा ये है कि भैया 50-40 हजार ऐसे लोग स्पोर्ट्स खेलना छोड़ दे जिनको पता है उनका कुछ नहीं होगा। अब 4-5 साल प्रैक्टिस कर चुके हो तो आपको लगता है यार अभी तो मैं पीछे जा ही नहीं सकता। लोग IAS वालों को देख लेते हैं, लोग IITians को देख लेते हैं, लोग देख लेते हैं कि भैया कोई भी UPSC के लिए 4-5 अटेम्प्ट दे रहा है। भाई स्पोर्ट्स वालों को देखो, पागल होकर रहते हैं। पिस्टल शूटिंग में हमको मेडिटेशन करना सिखाया जाता था, क्योंकि भैया जब भी आप लोग फायर कर रहे होते हो ना गेम के अंदर, आपके सामने ना लाइव काउंट चल रहा होता है, और गेम कैसे डिसाइड होती है कि ये नहीं होता कि एक बंदा जीत गया या फिर 2 बंदे जीत गए। आपको ना आपके लाइव स्कोर्स कैलकुलेट होकर दिख रहे होते हैं। आप 9 या 10 के ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम शूट करते हो। अगर आपकी एक बुलेट भी एंजाइटी के अंदर 6 या 7 पे लगी ना, आपका पूरा मैच गया। अभी आपको 6 से 7 शॉट लगातार 10 के ऊपर लगाने हैं, तब जाके आप मैच के अंदर वापस आओगे। और उस टाइम के अंदर ना पिस्टल हाथ के अंदर होती है और एंजाइटी दिमाग में होती है, फट जाता है उस टाइम पे दिमाग मैच के अंदर। और ये सारी चीजें इस होप के अंदर की जाती है कि भैया कल को शायद गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर ले, शायद लोग रिकॉग्नाइज कर ले, या फिर कोई और रिकॉग्नाइज कर ले, पैसा आ जाए, थोड़ा फेम आ जाए। पर लोगों को ये नहीं पता बाय प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत फकअप है। मैं वीडियोस के अंदर बोलता हूँ कि UPSC की तैयारी मत करो या फिर IAS की तैयारी मत करो, भाई ये तो बिल्कुल मत करो। उसके अंदर तो फिर भी स्कोप निकल आएगा कहीं ना कहीं पे, इसके अंदर नहीं निकलेगा, क्योंकि इसके अंदर इतने कुत्ते खाने का कंपटीशन है। और एंड के अंदर जीतता कौन है? जिसके पास पूरे गियर्स है, जिसके पास पूरे इक्विपमेंट्स है, जिसके पास एक अच्छी डाइट है। और हमारे इंडियंस के नॉर्मल लोगों की डाइट पूरी नहीं हो रही है। एक एथलीट को एक्चुअल में क्या डाइट मिलनी चाहिए वो तो तुम लोग इमेजिन भी मत करो। चाइना के अंदर क्यों इतने गोल्ड मेडलिस्ट आते हैं ओलंपिक्स के अंदर? क्योंकि उनको ट्रेन करने के लिए लोग अलग है। और इंडिया के अंदर पता है क्या होता है? एक सेट ऑफ कोच अगले सेट ऑफ कोच बनने के लिए तैयारी करवा रहे हैं। आई डोंट नो, में से काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि यार इसके अंदर तुम्हारी बहुत गलती नहीं है, पर थोड़ी बहुत तुम्हारी भी है। सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स को इतना चढ़ा के मत रखो, दूसरे स्पोर्ट्स को भी मौका दो, वो भी अच्छे हैं। एटलीस्ट देखना शुरू करो, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना शुरू। और तुम्हें किस चीज से एंटरटेन होना है, ये चीज में तुम पे थोप नहीं सकता, राइट? तो मेरा बस यही कि एक बार एक्सप्लोर करके देखो, मजा आता है तो देख लिया करो, नहीं आता तो भैया वो तुम वही क्रिकेट देखोगे, देखते रहो, मेरे कोई लेना देना नहीं है। और जो भी लोग स्पोर्ट्स के अंदर आफ्टर दिस वीडियो ऐसा कोई डिसीजन मत लेना कि तुम छोड़ रहे हो या फिर आगे परस्यू कर रहे हो। जस्ट वांट कि तुम लोग एक सेकंड छोड़ दो, देखो ये कंपटीशन कितना है, देखो तुमसे अच्छे लोग कितने हैं, देखो तुम लोग कोप अप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, देखो कि तुम्हारे एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, डाइट कैसी है, तुम्हारा रूटीन कैसा है। क्योंकि तुम लोग जब 10 साल अपने प्राइम टाइम लाइफ के इसके अंदर खपा देते हो ना, उसका तुम कुछ और कर नहीं पाते हो यार। फिर वहीं पे दूसरे सस्ते कोच बन के रह जाते हो, पेरेंट्स से 2-2 हजार रुपए मांगते रहते हो, मैम इसकी फीस हो गई सबमिट करवा दो। अच्छी लाइफ नहीं है वो। ऐसे में कोई कोच की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, पर क्या करें, अब यही फिर सेकंड ऑप्शन रह जाता है लाइफ के अंदर। बाकी जाने से पहले सुपरनोवा को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। मैं तुमसे मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।